हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऐसे एमसीक्यूज जो कंप्लीटली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं। और आपका जो पार्ट वन जो एम्स दिल्ली में या फिर जितने भी नॉर्सेट के एग्जाम में पार्ट वन आता है, इनमें से आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में डेफिनेटली देखने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं और इन वन वर्ड क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो आप स्किप ना कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पार्ट वन रहता है उसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग काफ़ी आती है और उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वन लाइन होते हैं। इसीलिए थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी हुई है तो उससे कई बार हमारे दिमाग में वो पॉइंट याद नहीं आ पाता। लेकिन अगर आपने वन लाइन क्वेश्चंस कर रखे हुए सॉल्व, तब काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है बिल्कुल विद इन फ्यू सेकेंड्स उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो गाइज, एक क्वेश्चन आपके सामने है। Question number one is in front of you. You can have a look. Is the immediate assistance, okay, perfect. Dash is the immediate assistance or treatment given to someone injured or suddenly taken ill before the arrival of an ambulance, doctor, or other appropriately qualified person. So guys, आपके सामने क्वेश्चन है और आपने मुझे इसका आंसर देना है। बहुत दिमाग लगाइए और सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। Yes everyone, the answer will be फर्स्ट एड। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड जो है वो एक इमीडिएट असिस्टेंस होती है, ट्रीटमेंट दी जाती है किसी को अगर कोई इंजर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, एम्स ऑफ फर्स्ट एड इज, फर्स्ट एड का एम क्या है? सो गाइज, यहाँ पर आंसर्स है आपके पास, टू प्रिजर्व लाइफ, to promote recovery, okay, next to limit worsening of the condition and all the above. So guys, यहाँ पर to limit worsening of the condition या फिर to preserve life, to promote recovery या all the above. So guys, यहाँ पर आपके हिसाब से 100% जो बच्चे हैं वो आंसर टिक करेंगे ऑल द अबव, क्योंकि सारी चीजें कर रही है, बट रिकवरी को प्रमोट करना नहीं। ये पर्टिकुलरली वर्स ना हो कंडीशन उसको लिमिट करती है और बुरा ना हो जाए उस पेशेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, रोड साइड एक्सीडेंट में जब आप नेक होल्डर लगा रहे हो तो आप प्रिवेंट कर रहे हो उसको फ्रॉम एनी फर्दर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। सो मेक श्योर दिस पॉइंट, ओके। नेक्स्ट, stop, drop, wrap and roll is a first aid provided in which condition? So guys, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे। इस कंडीशन में क्या करना है? स्टॉप करना है, ड्रॉप करना है और रैप करना है एंड रोल करना है। सो गाइस, द करेक्ट आंसर विल बी बर्न्स। ओके, द करेक्ट आंसर विल बी बर्न। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म नर्सिंग प्रोसेस? इसे तो बहुत सारे बच्चे ढूंढ कर मारना चाहते होंगे, तो इसका आंसर आप मुझे दे दीजिए। हु इंट्रोड्यूस द टर्म नर्सिंग प्रोसेस? So Lydia Hall was a person who introduced this nursing process. Okay, so Lydia Hall. Next, next question है, program of supportive and palliative services for dying clients and their families that includes physical, psychological, social, spiritual dimensions of care is what? So ऐसा प्रोग्राम बताना आपने मुझे, सपोर्ट करता है, पैलिएटिव सर्विसेज वगैरह देता है। और इसी के साथ सिक्स्थ क्वेश्चन भी फिलिंग द ब्लैंक है। इमीडिएट डिसइंफेक्शन होना, इमीडिएट of all the contaminated articles and bodily discharges during course of the disease is called what? इसका आंसर भी आप मुझे देंगे। एंड देन द थर्ड वन वी हैव डिसइंफेक्शन। ओके, disinfection of the client's unit with all the article used on discharge, transfer or death of a client who has been suffering from infectious disease is called what? तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम बताओ जो कि सपोर्ट करता है, पैलिएटिव केयर सर्विसेज देता है उन लोगों को जो कि मरने वाले हैं, डाइंग पेशेंट्स को। नेक्स्ट बोल रहा है इमीडिएट डिसइंफेक्शन करना उन सारे कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स की और सारी बॉडी की डिस्चार्जेस की जो कि दौरान बीमारी के हैं, बीमारी के दौरान उनकी सफाई हो रही है, बीमारी के दौरान। और थर्ड वाला बोलता है कि ऐसा डिसइंफेक्शन करना
जो कि किसी के मरने के बाद आप लोग करते हैं. Suffering, who has been suffering from infectious disease and is called what? So डिस्चार्ज कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, वो मरीज जा चुका है, वेदर वो धरती से जा चुका है या वो डिस्चार्ज हो गया या वो ट्रांसफर हो गया. इस केस में क्या करेंगे? And last, guys, one more, filling the blanks. Procedure used to keep objects or areas sterile or completely free from all from microorganism is called as. तो गाइस जल्दी से आंसर दे दीजिए इन सब ऑप्शंस के, देन आफ्टर मैं आपको आंसर बताऊंगी. सो गाइस ऐसी केयर जो कि सपोर्टिव और पैलेटिव होती है इसे कहते हैं हॉस्पाइस केयर. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विल बी hospice care. Question number 6 will be your concurrent termination. Okay, concurrent terminal disinfection. ध्यान रखना इस बात का. This will be disinfection of the clients. Okay, so it will be your concurrent sorry, not the termination. वो तो जब पेशेंट चला जाएगा, चाहे वो ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो उसकी डेथ हो गई है, वो टर्मिनल है. तो इसका आंसर आ जाएगा आपका टर्मिनल डिसइंफेक्शन. और जब इंसान उसी वक्त जिंदा भी है, बस आप उसके आर्टिकल्स को क्लीन कर रहे हैं ड्यूरिंग जो भी उसका प्रोसीजर हो रहा है ड्यूरिंग द कोर्स, इसे हम कहते हैं कंकरेंट. ओके गाइस, तो आई होप इट इज क्लियर. सो दिस इज द टर्मिनल, देन कंकरेंट एंड ऊपर हॉस्पाइस केयर. और जो प्रोसीजर्स के दौरान आप करते हैं इसे हम कहते हैं सर्जिकल सेप्सिस. सर्जिकल sepsis. And guys, then after we have process by which an object become free of all the microorganisms including their spores. स्पोर्स के साथ अगर वो जो कीटाणु खत्म हो रहे हैं, then it is sterilization. तो प्लीज आप इन डेफिनेशन को जरा याद रखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द अदर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस आपके सामने. मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज. स्टरलाइजेशन ऊपर हमने बात की, तो स्टरलाइजेशन का मेथड क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बॉइलिंग. क्या बॉइलिंग होता है? हॉट एयर स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन, ऑटोक्लेविंग, या फिर ऑल द अबव. सो गाइस ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं आपके, ये सारे के सारे स्टरलाइजेशन के मेथड हैं. बॉइलिंग, हॉट एयर स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन, ऑटोक्लेविंग, ये सारे के सारे आपके स्टरलाइजेशन के मेथड्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. ये वही व्हाइट कलर का सॉल्यूशन रहता है जो बर्न वाले पेशेंट्स के ऊपर लगाया जाता है, और फिर वो बहुत ही फ्रोदी सा रिलीज करता है वो मटेरियल. सो यूज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर व्हाट? प्री ऑपरेटिव preparation of skin. I have never seen this. Cleaning a wound and mouthwash as a hemostatic solution whenever there is a capillary oozing, or B and C. So guys, the correct answer will be option number B. Cleaning the wound and mouthwash, hydrogen peroxide. Very important, and I hope it is clear to everyone. Next question, guys, we have question number 12 in front of you. Solution used to reduce edema is what? ऐसा सॉल्यूशन जो इस्तेमाल किया जाता है एडिमा को कम करने के लिए. साइडेक्स, देन मर्क्रोक्रोम, ओके मर्क्यूरोक्रोम, एंड योर एक्रीफ्लेविन, या फिर ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन. सो गाइस उस एडिमा, उस सूजन को कम करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन मैग्नीशियम sulfate solution. Option number C is the correct answer. Next we have question number 13. For quick disinfection of instrument. Quick, तो इन एक छोटे छोटे शब्दों से काफी काफी डिफरेंस आ जाता है, काफी मीनिंग चेंज होता है क्वेश्चन का. तो क्विक का मतलब है कि हैं तो सारे, बट इनमें से सबसे तेज कौन सा है. तो ध्यान रखना आपको इन क्वेश्चंस का. फॉर क्विक डिसइंफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2 मिनट विच एंटीसेप्टिक इज यूज्ड? So guys, hydrogen peroxide, Usol solution, spirit, या Savlon. The answer will be spirit. Spirit within 2 minutes उन articles को क्या कर देती है? Disinfectant कर देती है, काफी quick. Next question number 14. Complete disinfection, sterilization of instrument that cannot be sterilized by autoclaving can be done by.
ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं किसी प्रकार से, क्या लगता है आपको उनका सही मेथड क्या रहेगा? कंप्लीट तरीके से, ऐसा भी नहीं है कि 50%, कंप्लीट डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि ऑटोक्लेविंग में नहीं होती है। द करेक्ट आंसर विल बी साइडेक्स। साइडेक्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो प्लीज ध्यान में रखें इन क्वेश्चंस को। कंप्लीट डिसइंफेक्शन। Next question number 15 we have for disinfection of sharp instruments. ये काफी different question है। Sharp instruments की बात की जा रही है। Blade, you know, such kind of stuff can be used. क्या यूज करना है guys? In case में भी Sidex ही यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है Sidex ही इस्तेमाल किया जाता है इन conditions में भी। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लैडर। कौन से ऐसे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जिसे हमें इस्तेमाल किया जाता है ब्लैडर को इरिगेट करने के लिए, माउथ वॉश के लिए और नहाने के लिए? सो व्हाट यू थिंक, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? एक्रिफ्लेविन, मैक्रोक्रोम, लाइजोल या पोटेशियम परमैंगनेट? सो गाइस, माउथ वॉश, इरिगेशन ऑफ ब्लैडर, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल किया जाता है इन कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव स्टरलाइजेशन द स्ट्रीम इन द ऑटोक्लेव शुड बी व्हाट? सो गाइस, जो स्टीम है, जो भाप है उस ऑटोक्लेव के अंदर, उसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए? सो गाइस देखो, आप इस क्वेश्चन को समझो। 100 डिग्री पे तो पानी बॉयल हो जाता है, स्टीम बनेगी उससे थोड़ा सा ज्यादा, बट कितना ज्यादा? 100, 110, 130 या 121? गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 121 डिग्री सेल्सियस is used temperature for the steaming in the autoclave. नेक्स्ट, कंफर्ट डिवाइस आर, इनमें से कौन से कंफर्ट डिवाइसेस हैं? बेड रेस्ट, फुट रेस्ट, बेड ब्लॉक्स या ऑल द अबव? The correct answer will be all the above. So all the above will be the correct answer. Next, guys, we have क्वेश्चन नंबर 19, बेड ब्लॉक्स आर यूज्ड। वैसे तो उसने लिखा कि कंफर्ट डिवाइस है, तो बेड ब्लॉक हम डेफिनेटली रेस्ट के लिए ही यूज कर रहे होंगे। सो बेड ब्लॉक्स आर यूज्ड टू अरेस्ट हेमरेज। नो, हेमरेज में तो उसका कोई रोल ही नहीं होगा। टू प्रिवेंट शॉक, हाँ अगर इसे लेग्स के नीचे रखा जाए तो शायद हाइपोवोलेमिक शॉक से, हाइपोटेंशन से पेशेंट को हेल्प हो सकती है, लेकिन हम उसको इतना कॉमनली यूज नहीं करते हैं। टू रिटेन अनीमा, हाँ अनीमा में भी हो सकता है, अगर अगर आप किसी की लेग्स के नीचे या फिर कमर के साइड में लगा रहे हो तो उस केस में भी आप यूज कर सकते हो। टू अरेस्ट हैमरेज, हैमरेज की कंडीशन में वही है, अगर उस जहां पे उसको ब्लीड हो रहा है उस एरिया को अगर आप ऊपर कर दो ब्लॉक का इस्तेमाल करके तो हल्का फुल्का मदद हो जाएगा। सो गाइस, ओवरऑल बेड ब्लॉक्स, आज के जमाने की बात करूं, हॉस्पिटल प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करूं, तो बेड ब्लॉक्स हम उतना यूज नहीं करते, बट they can be used in all the three conditions. So the answer will be all the above. The answer will be all the above. Next, question number 20. Which comfort device is used to provide support for the client in the sitting position? Which comforts device is used to provide support for the client in the sitting position? क्या लगता है आपको? Obviously बैक रेस्ट, राइट? क्योंकि जो नी रेस्ट है वो आपके नीज के कंफर्ट के लिए, बैक के लिए बैक रेस्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बैक रेस्ट। और जो कॉटन रिंग्स होती हैं उन्हें हम ज्यादातर यूज करते हैं हील्स के लिए या फिर ऑसिपिट एरिया के लिए। बैक के लिए हम रिंग्स को यूज नहीं करते हैं, उस केस में बैक रेस्ट इज वेरी गुड। नेक्स्ट गाइस, मेकिंग ऑफ बेड विद द क्लाइंट इज कॉल्ड व्हाट? क्या बोला जाता है? आप बेड बना रहे हो क्लाइंट के लिए, इन इट मेकिंग ऑफ बेड विद द क्लाइंट इन, क्लाइंट बैठा हुआ है बेड पे, उस बेड को बनाने को क्या बोला जाता है? ओपन, एडमिशन, क्लोज, ऑक्युपाइड? ऑक्युपाइड बेड। ओके, सो इफ somebody is there in the on the bed, okay, and patient is in the bed, then that kind of bedding is known as occupied bedding. Okay, next, an empty bed in which the top covers are so arranged that all the spread is fully protected
from dust and dirt while waiting for, for the patient, for the client, is known as what? So guys, arrange कर रहे हो आप that all illness beneath the spread, it will be your close bed, it will be your close bed. Next, instrument which is used for Weber test, ट्यूनिक फॉक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. सो ऐसे वेवर टेस्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं? ट्यूनिक फॉक इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है, ट्यूनिक फॉक. सो ट्यूनिक फॉक का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए. Next we have dash is used for detailed examination of the internal part of the eye. गाइस बताइए क्या इस्तेमाल किया जाता है डिटेल एग्जामिनेशन करने के लिए इंटरनल पार्ट ऑफ द आई? यू हैव टू गिव मी द आंसर. यस एवरीवन, एनी आइडिया? यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू. हैव टू मेंशन कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट. मैंने ट्यूनिक फॉक बता दिया. यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई विल रिप्लाई ऑफ योर्स. Dash is used for the detailed examination of the internal part of the eyes. Next we have autonomic response of the body to a stimulus is called what? बताइए जल्दी. ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स बॉडी का किसी स्टिमुलस के खिलाफ, उसे क्या बोला जाता है? यस, रिफ्लेक्स. उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स. ओके, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स. नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सेस इज व्हाट? क्या एग्जांपल है रिफ्लेक्सेस के? बाइसेप, patellar, tricep, Achilles, all the above. Yes, these all are your reflexes. Bicep reflex, patellar reflex, tricep, Achilles, ये सारे आपके reflexes के example हैं. Next, finger to nose test and heel to shin test are example of. गाइस ये पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन असेस करते हैं. अगर सेरेबेलम में किसी प्रकार की कोई डैमेज है तो ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होने की वजह से पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि दिस पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सम इश्यूज विद सेरेबेलम, बट बेसिकली वी नेम इट एज कोऑर्डिनेशन टेस्ट. सो ये है पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेशन टेस्ट. नेक्स्ट, प्रोटोस्कोप इज यूज्ड टू एग्जामिन व्हाट? प्रोटोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है रेक्टम को असेस करने के लिए. A small portion of substance or an object which show the kind and quality of the whole is. Yes, एक small portion of a substance, वो छोटा सा portion उस पूरे substance का जो पूरे substance को represent कर रहा है, उसे क्या बोला जाता है? Guys, we call it specimen. We call it specimen. Next, preservative used in 24 hours urine specimen is what? सो द प्रिजर्वेटिव जो हमें इस्तेमाल किए जाते हैं 24 घंटे यूरिन स्पेसिमन में, उन्हें क्या बोला? वो क्या है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड को यूज करते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं क्या, फॉर्मेलिन को यूज करते हैं क्या? यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो आंसर टिक करेंगे वो फॉर्मेलिन को करेंगे, आई एम श्योर. बट गाइज, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर because these are all the preservatives that usually we use in the 24-hour sampling for the urine. Next, the color of the normal urine is what? कैसा कलर रहता है? Pink, amber, white or red? So guys, the normal color of the urine is amber. Okay, amber color. Next, elevated specific gravity, मतलब specific gravity बढ़ी हुई है of urine is seen in which of the following condition? अब ये क्या होती है? हमारे पास दो कंडीशंस आते हैं, एक होती है पीएच और एक होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी. पीएच बढ़ने का मतलब है कि जो यूरिन आप पास कर रहे हो उसमें काफी ज्यादा वाटर, मतलब काफी ज्यादा वाटर है, कंटेंट जो है बहुत ही ज्यादा लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, उसमें काफी ज्यादा वाटर है, सॉल्यूट्स कम है. सो हाई पीएच मींस लो सॉल्यूट्स, लो वेट, लो सॉल्यूट्स, मोर वाटर, डाइल्यूटेड. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो वजन है यूरिन का वो ज्यादा है, मतलब उसमें सॉल्यूट्स ज्यादा है. और जब वजन कम है यूरिन का तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है, उसमें सॉल्यूट्स कम है. तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि बॉडी का जो यूरिन है वो काफी कंसंट्रेटेड है, जस्ट लाइक ओलिव यूरिया, कि यूरिन बन ही नहीं रहा, और अगर बन रहा है तो काफी कंसंट्रेटेड बन रहा है. सो इट विल बी द इश्यूज ऑफ रीनल फेलियर. सो एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी विल पर्टिकुलरली रिप्रेजेंट्स रीनल फेलियर, क्योंकि किडनी का काम है यूरिन बनाना, वो यूरिन नहीं बना पा रही है और वो बहुत सारे डिल्यूट्स को बॉडी से वैसे ही वेस्ट करके बाहर फेंक रही है. नेक्स्ट,
एंड हाइपोकलीमिया, पो कम है, पोटेशियम कम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज व्हाट? हाइपोकलीमिया में स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की क्या रहती है? सो गाइस अब समझो जरा, हाइपोकलीमिया यानी पोटेशियम की मात्रा ब्लड में कम है, इट्स ईमिया, इट्स ईमिया। सो द लेवल ऑफ पोटेशियम इज लो इन द ब्लड, ब्लड में पोटेशियम की मात्रा क्या है? कम है। इस केस में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी यूरिन की वो कैसी रहेगी? लो रहेगी, लो। वाई? बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर पोटेशियम है ही नहीं है, हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम की मात्रा काफी कम है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगा, अब यहाँ पे पर्टिकुलरली यूरिन की पूछ रहे हैं, तो ब्लड की भी होती है और यूरिन की भी होती है। तो अगर यूरिन की पूछी जा रही है, मतलब यूरिन में जो कंटेंट बाहर आएगा वो कैसा आएगा? लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स काफी ज्यादा कम होंगे, और पर्टिकुलरली हाइपोकैलीमिया की वजह से। सो मेक श्योर इन हाइपोकैलीमिया when there is a low potassium level in the body, sorry, in the blood, then in the urine also the protein levels, sorry, the electrolytes level will be less. Next we have polyuria. Polyuria is found in which condition? Polyuria डायबिटीज मेलाइटिस में देखने को मिलता है, सारी दुनिया जानती है बात को। किडनी फेलियर, ये डायबिटीज इंसिडिपस। सो गाइस डायबिटीज इंसिडिपस को अगर आप जानते नहीं तो आपको पता होना चाहिए, डायबिटीज इंसिडिपस इज अगेन अ इशू, ओके, जिसके अंदर यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा, जस्ट लाइक डायबिटीज मेलाइटिस। बस इन दोनों में फर्क ये है, वो पेनक्रियास के हॉर्मोन्स का इशू आ जाता है, और SIADH एंड डायबिटीज इंसिडिपस पर्टिकुलरली आपके एड्रेनल ग्लैंड्स में प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। But both has a direct relationship with the urine. Both will, there will be increase in the urine level. So the answer will be A and C. 35. In kidney disease there is what? So there will be kidney condition में oliguria. बात खत्म, मैंने पहले भी बताया, अभी भी बोल रही हूँ, kidney disease में oliguria. So the correct answer will be oliguria. टोटल एब्सेंस और मार्क्ड डिक्रीज इन यूरिन इज नोन एज, बिल्कुल एब्सेंस तो होता है एनयूरिया, एब्सेंट यूरिया। सो पॉलीयूरिया नो, ओलिगुरिया नो, एनयूरिया यस, सप्रेशन नो, एनयूरिया, एनयूरिया इज पर्टिकुलरली द एब्सेंस ऑफ यूरिन। नेक्स्ट, green or brownish yellow color of urine is due to the presence of what? Green and brownish, what do you think? So guys particularly fresh urobilinogen, no, ये तो normal है। ब्लड पिगमेंट्स ग्रीन नहीं होगा, फिर बाइल एंड बाइल पिगमेंट यस। सो द ग्रीन एंड ब्राउनिश कलर का अगर आपको येलो दिख रहा, यूरिन दिख रहा है, इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलरली द बाइल एंड बाइल पिगमेंट्स। नेक्स्ट, ब्लड इन यूरिन इज टर्म्ड एज हेमिचूरिया, अगर यूरिन में ब्लड दिख रहा है इट्स हेमिचूरिया। नेक्स्ट, स्वीटिश और फ्रूटी ऑर्डर, कीटोन्स, स्वीटिश और फ्रूटी ऑर्डर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन्स, द आंसर विल बी कीटोन्स। क्लाउडी अपीयरेंस ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पर्टिकुलरली क्या लगता है, जो क्लाउडी प्रेजेंस होती है उस यूरिन के ऊपर, जो क्लाउड क्लाउड सा होता है, वो किसका प्रेजेंस होता है गाइस? फोस्फेट्स। सो फोस्फेट इज पर्टिकुलरली योर एनर्जी यूनिट ATP में जो P होता है दैट इज फोस्फेट्स। सो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत यूज होते हैं, और अगर आपको इन्फेक्शन है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो जो यूरिन है वो क्लाउडी हो सकता है, और जो रिप्रेजेंट करता है फोस्फेट की प्रेजेंस को। टर्बिडिटी ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? टर्बिडिटी का मतलब है कि उस यूरिन की जो, उसकी जो, उसका जो वेट है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो बहुत ज्यादा थिक, वो बहुत ज्यादा हार्ड कैसे होगी गाइस? स्टोन की वजह से, म्यूकस की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से, या पस? आंसर विल बी पस, पस की वजह से आपको टर्बिडिटी यूरिन की जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी हैव ग्रेन्स ऑफ पेपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपीयरेंस इन यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस, ग्रेन्स ऑफ पेपर जो है पर्टिकुलरली मेमोनिक यूज करते हैं हम लोग, ये रिप्रेजेंट करता है उस यूरिन की अपीयरेंस को, जिसमें आपको जो है पर्टिकुलरली यूरिक एसिड अगर पाया जा रहा है, उस यूरिन के अंदर अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, तब आपको ग्रेन्स ऑफ पेपर की तरह रिप्रेजेंट करती हुई वो यूरिन जो है वो दिखेगा। Albumin in urine indicate what? Albumins basically are the proteins, right? So we have particularly your blood, okay? उस blood के अंदर प्लाज्मा होता है और सीरम होता है, सेल्स होते, सॉरी। तो प्लाज्मा जो होता है वो बनता है पानी से और प्रोटीन से, और जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं RBC, प्लेटलेट्स एंड योर अदर सेल्स, ओके?
अब पर्टिकुलरली जो सेल्स होते हैं वो भी हमारे प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं जो कि माइलॉइड और लिम्फोइड बनाते हैं। जो माइलॉइड सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और मोनोसाइट्स बनाते हैं, और जो लिम्फोइड होते हैं वो आपके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स बनाते हैं। ये प्लूरिपोटेंट सेल्स दो प्रकार के। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास होता है प्लाज्मा, जिसमें सेल्स नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर पाया जाता है प्रोटीन्स, एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, तो एल्बुमिन। तो कह रहा कि अगर यही एल्बुमिन यूरिन में देखने को मिलते हैं तो गाइस इट कंप्लीटली रिप्रेजेंट किडनी डैमेज, क्योंकि किडनी कभी भी प्रोटीन्स को फिल्टर नहीं करती है, क्योंकि प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है और वो फिल्टर कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि किडनी में जो बोमेन कैप्सूल होता है वो बहुत ही ज्यादा पतले फिल्टर्स होते हैं। दे आर नॉट मेड जस्ट टू फिल्टर द बिग सेल्स, बिग प्रोटीन्स। बट इन केस अगर किसी के यूरिन में एल्बुमिन मिल रहा है, इसका साफ साफ मतलब है देयर इज अ किडनी डैमेज। What should be the assessed in the microscope examination of the urine? यूरिन में क्या एग्जामिन करना चाहिए? आरबीसी देखते हैं, कास्ट देखते हैं, पस सेल्स देखते हैं, एपिथेलियल सेल्स देखते हैं, ऑल द अबव। हम हर एक चीज जो है वो यूरिन के अंदर असेस करते हैं। Next we have guys now few questions, for only 5 questions, we are left with only 5 questions, so let's do it. Why sugar is found in the urine during pregnancy? क्या लगता है आपको क्यों जो है वो प्रेगनेंसी में शुगर जो है वो मिलती है? गाइस बिकॉज कई बार जो किडनी का जो थ्रेशोल्ड होता है वो कम हो जाता है, इसीलिए आपको शुगर यूरिन में मिल सकती है। ड्यू टू द इंक्रीज वेट, नो। शुगर इनटेक इज मोर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए एंड सी, नो। रीनल थ्रेशोल्ड इज लोअर, यस। रीनल किडनी का थ्रेशोल्ड काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप शुगर देखने को मिल सकती है। Presence of albumin in urine is termed as albuminemia. Okay, albuminemia. अगर कोई भी ब्लड में कुछ भी मिलता है तो ईमिया इन द ब्लड। Excretion of glucose in the urine is called glycosuria. Glycosuria. So glucose in the urine, glycosuria. In obstructive jaundice or hemolytic disease is present in urine, what will be there? In obstructive jaundice और hemolytic diseases, hemolytic diseases में क्या क्या आते हैं? सिकल सेल अनीमिया आता है, थैलेसीमिया आपका आ जाता है। ये कंडीशन जो होती है वो आपकी पर्टिकुलरली हीमोलाइटिक डिसीज, और एक और होती है हाँ G6PD। सो G6PD, sickle cell anemia and thalassemia, all these three conditions are particularly hemolytic diseases। तो इन केस के अंदर क्या यूरिन में पाया जाता है? बाइल, बाइल विल बी देयर। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। टेस्ट फॉर एल्बुमिन, एल्बुमिन को करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सो गाइस आंसर विल बी कोल्ड और हॉट, यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपने देना है, और क्वेश्चन नंबर 25 का मुझे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 50, 1 to 25 में 25 का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, और 25 to 50 के क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपने मुझे देना है। टेस्ट फॉर एल्यूमिन क्या होता है? सो गाइस और भी क्वेश्चंस है हमारे पास जो कि वन लाइनर है और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं, और आपके जो पार्ट 1 है जो आपका इन द नॉर्सेट एग्जाम, commonly you will see these questions and these are very very important questions। अगर आप दूसरा पार्ट भी चाहते हैं तो गाइज आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करो मेरे लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी कि नहीं। अगर मुझे सच में अच्छे रिव्यूज मिलते हैं और मुझे लगता है कि हाँ लोग वीडियो देख रहे हैं और उन्हें अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगी, जिस पार्ट में हम 50 से लेकर 105 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं जो कि 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अपने नॉर्थ सेट के पार्ट 1 में, तो इस वीडियो को लाइक करो एंड एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना दैट यू लाइक द वीडियो और नॉट, just to make me feel motivated, you know. So bye bye and see you in the next video.